3 जुलाई 2024 को इंडिया के एक स्टार्टअप फाउंडर द्वारा लिंक्डइन पर डाली गई एक पोस्ट ने पूरी लिंक्डइन कम्युनिटी, इंडियन सोशल मीडिया और न्यूज मीडिया चैनल को हिला दिया। पोस्ट में जो कुछ लिखा था उसे पढ़ के हर कोई इमोशनल फील कर रहा था, क्योंकि वो कोई सिंपल पोस्ट नहीं थी। वो एक मेड इन इंडिया ऐप का आखिरी अलविदा था। एक ऐसी ऐप जिसकी शुरुआती सफलता के बारे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर चर्चा हो रही थी। एक ऐसी ऐप जिसे खुद भारत सरकार के कई केंद्रीय मंत्रियों और हस्तियों ने प्रमोट किया, यहाँ तक कि पीएम मोदी ने भी अपने एक प्रोग्राम में इस ऐप का जिक्र किया था। लेकिन आज ये उसका आखिरी अलविदा पोस्ट देखकर हर कोई चौंक गया था। ऐसा क्या हुआ जो मेड इन इंडिया ऐप को बंद करना पड़ रहा है? क्या है मेड इन इंडिया ऐप के राइज टू फॉल की कहानी, जानेंगे आज के इस बिजनेस केस स्टडी में। ये बात है फरवरी 2021 की, जब इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर किसान विरोध आंदोलन चल रहे थे, क्योंकि सरकार ने किसानों के लिए 3 कानून बनाए थे जिसके विरोध में इतने बड़े लेवल पे आंदोलन चल रहा था। अब इस विरोध को समर्थन देने के लिए विपक्ष से लेकर कई बड़े पत्रकार, कार्यकर्ता, मीडिया चैनल और पत्रिकाओं ने अपने ट्वीट और कॉलम के माध्यम से सरकार पर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसी बीच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्विटर को एक लीगल नोटिस भेजा, ये कहते हुए कि दिल्ली में हो रहे किसान विरोध आंदोलन को पाकिस्तान समर्थित ट्विटर अकाउंट मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब भारत सरकार के इस लीगल नोटिस के बाद ट्विटर इंडिया के 250 अकाउंट्स को ब्लॉक कर देता है, जिसमें इंडिया के कई इन्वेस्टिगेटिंग समाचार पत्रिका, कार्यकर्ता और विरोध समर्थन के अकाउंट शामिल थे। लेकिन इसके 6 घंटे बाद ही ट्विटर इन सभी अकाउंट्स को रीस्टोर कर देता है और ये कहता है कि इन अकाउंट्स को सस्पेंड करने के लिए दिया गया जस्टिफिकेशन इनसफिशिएंट है। इसके बाद शुरू होता है ट्विटर बनाम भारत सरकार का मुकाबला। गवर्नमेंट की तरफ से ट्विटर इंडिया को ट्वीट करके हिदायत दी जाती है कि अगर उन्होंने भारत सरकार की नीतियों के साथ कंप्लाई नहीं किया तो ट्विटर के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। अब इसके जवाब में ट्विटर इंडिया बताता है कि उन्होंने 500 अकाउंट्स पहले ही सस्पेंड कर रखे हैं, लेकिन वो सरकार के कहने पर किसी भी न्यूज मैगजीन्स, जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट के अकाउंट ब्लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक तरह से लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। अब इस विवाद के बीच में किसी सुपरमैन की तरह एंट्री होती है इंडिया के अपने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू की। ट्विटर और सरकार के बीच चल रहे इस क्लैश की वजह से रातों रात बीजेपी के कई बड़े नेता और सेलिब्रिटीज ने कू पर अपना अकाउंट बना लिया और इस तरह से रातों रात इंडिया का कू ऐप दुनिया भर में फेमस हो गया। यहाँ तक कि खुद पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कू ऐप को मेंशन किया। 2020 यानी कोविड वाला साल था। उस समय भारत सरकार ने चीनी ऐप्स को बैन करना शुरू कर दिया था और इंडियन ऐप्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया था। इसी बीच बेंगलुरु के युवा एंटरप्रेन्योर्स अप्रमेय राधाकृष्णन और मयंक विद्यावत्का ने, जो कि इंडियन लैंग्वेज Q&A ऐप वोकल के फाउंडर भी रह चुके हैं, वो एक ऐसे माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के प्रोटोटाइप पर काम कर रहे थे जो कि मल्टीलिंगुअल हो और जिसमें भारत की सर्वाधिक बोलने वाली भाषा शामिल हो। इसी प्रोटोटाइप से दोनों ने एक मेड इन इंडिया ट्विटर ऐप बनाया जिसे उन्होंने नाम दिया कू। ऐप का नाम कू रखने के पीछे उन्होंने कारण ये बताया कि इंडिया कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था और यही सोने की चिड़िया गोल्डन लोगो में कू का लोगो और नाम बनी। इसी दौरान कू के दोनों फाउंडर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज में हिस्सा लेते हैं और आश्चर्यजनक रूप से आत्मनिर्भर ऐप चैलेंज में इनका ऐप चैलेंज जीत जाता है। उनके इस इनोवेटिव माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के आइडिया ने सरकार को काफी इम्प्रेस्ड कर दिया था, इसीलिए उन्हें कू को ट्विटर के विकल्प के रूप में प्रमोट करना शुरू किया गया। अब उन दिनों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इंडियन गवर्नमेंट और ट्विटर के बीच भारी विवाद चल रहा था, जिसे लेकर पूरी दुनिया की नजर इंडिया पर थी। ऐसे में जब बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्री और बड़े नेताओं ने कू पर अपना खाता बनाया यानी कि अकाउंट खोला, तो ये पूरी की पूरी दुनिया भर में फेमस हो गया और देखते ही देखते कू ऐप यूज करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती गई और धीरे धीरे कू ऐप के डाउनलोड्स भी बढ़ते गए। ऐप के फाउंडर्स का कहना था कि उनके इस ऐप पे 9000 से ज्यादा हाई प्रोफाइल अकाउंट्स थे। अगस्त 2022 तक कू ऐप के 1 करोड़ डाउनलोड पूरे हो चुके थे और जून 2022 आते आते दुनिया का ये दूसरा सबसे बड़ा माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म बन चुका था और इसमें भारत की 20 अलग अलग भाषाओं को इंक्लूड कर दिया गया था। जनवरी 2023 तक दुनिया भर में कू ऐप के 4.1 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके थे। यही नहीं, ट्विटर को बैन करने के बाद ब्राजील और नाइजीरियाई सरकार ने भी कू ऐप को अपने यहाँ जगह दी और आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्राजील में कू ऐप लॉन्च होने के 48 घंटों के अंदर ही उसके 1 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके थे। अब कू ऐप की इस जबरदस्त ग्रोथ ने निवेशकों का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया, जिसके बाद कंपनी फरवरी 2021 में सीरीज ए राउंड में $4.1 मिलियन रेस्ट किए। बाद में इसके 3 महीने बाद ही कंपनी ने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट उठाई। तब तक कंपनी की वैल्यूएशन $100 मिलियन हो चुकी थी और फिर अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फर्म टाइगर ग्लोबल ने $31 मिलियन इन्वेस्ट किए।
मार्केट इंटेलिजेंस डेटा फर्म ट्रैक्शन के मुताबिक जून 2022 तक कू ने $285.5 मिलियन का मूल्यांकन पा लिया था और $57 मिलियन जुटा लिए थे। इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट के बाद कुछ चंद एम्प्लॉय से शुरू की गई एक छोटी सी कंपनी ने अपने साथ 300 कर्मचारियों को जोड़ लिया। कू की इस प्रोग्रेसिव ग्रोथ के लिए उसे 2020 में गूगल प्ले स्टोर ने 2020 के सर्वश्रेष्ठ ऐप के विजेता पुरस्कार से भी सम्मानित किया। साथ ही कू को इंडिया में ऐप इनोवेशन चैलेंज विनर भी बनाया गया। इसके अलावा साल 2021 में नैस्कॉम प्रेस्टिजियस लीग या 10 इमर्जेस 50 अवार्ड में भी उसे नवाजा गया। लेकिन 2023 के आते ही कू के बुरे दिन शुरू हो गए। 2022 के अंत और 2023 के आते आते ही कुछ ऐसा हुआ जिसमें कू को ट्विटर का ऑल्टरनेटिव बनना तो दूर, ट्विटर का प्रतियोगी भी नहीं रहने दिया। और कू के इन उल्टे दिनों के बीच साल 2021 के फरवरी महीने में ही बोए गए थे। फरवरी 2021 ये वो महीना था जब कू अपनी चोटी पर था। सरकार का पूरा समर्थन इस एप्लीकेशन को था। भारत में ग्रोथ और ब्राजील और नाइजीरिया जैसे देशों में विस्तार के चलते कू दिन दूनी रात चौगनी ग्रोथ देख रहा था। लेकिन 11 फरवरी 2021 के एक ट्वीट ने कू को हिला कर रख दिया। ये ट्वीट था फ्रांस के सुरक्षा शोधकर्ता रॉबर्ट बैप्टिस्ट का। उन्होंने एलियट एंडरसन नाम से एक कू अकाउंट बनाया और सिर्फ 30 मिनट कू ऐप पर एक्टिव रहे और इसी बीच उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि कू अपने यूजर्स की काफी सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, जेंडर और ईमेल आईडी जैसी कई सारी पर्सनल डिटेल्स एक्सपोज करता है। बैप्टिस्ट ने खुद इसके सबूत भी शेयर किए थे, सबके सामने रखे थे, जिसमें उन्होंने खुद कुछ अकाउंट्स के पर्सनल डिटेल्स निकालकर सबके सामने रख दिए थे। बैप्टिस्ट के इस क्लेम के बाद में कू के फाउंडर राधाकृष्णन ने इन क्लेम्स को गलत बताते हुए कहा कि जो डेटा यूजर्स के पर्सनल प्रोफाइल बायो में लिखा होता है वही डेटा लोगों के लिए विजिबल होता है और कोई डेटा विजिबल नहीं होता है। ऐसे में उसे पर्सनल डिटेल कहकर लीक करना ये तो गलत बात होगी। लेकिन बैप्टिस्ट ने राधाकृष्णन के इस दावे को आगे बढ़ाया और फिर से एक ऐसे कू अकाउंट की पर्सनल जानकारी निकाल के सबके सामने रख दी जिसके बायो में उस यूजर की कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन पहले से नहीं लिखी गई थी। कुल मिलाकर इससे ये तो साफ हो गया था कि कू यूजर्स की पर्सनल जानकारी उजागर कर रहा है और यहाँ पे सेफ्टी को लेकर कंसर्न है। इसके बाद खुद राधाकृष्णन ने बैप्टिस्ट को इस बारे में मदद करने के लिए कहा था। कू पर लगे इन एलिगेशंस के चलते कई कू यूजर्स चिंता में पड़ गए। लेकिन उस समय कू को मिल रही भारी फंडिंग और सरकारी सहायता के चलते किसी ने इस बात को गंभीरता से लिया ही नहीं। इसी दौरान कू ऐप पर चाइनीज लिंक के भी आरोप लगे। उन दिनों गलवान क्लैश के बाद पूरे भारत में एंटी चाइनीज सेंटीमेंट और ऊपर से गवर्नमेंट द्वारा एप्स बैन किए जा रहे थे। ऐसे में ये खबर निकल कर आई कि कू ऐप में शुनवेई नाम की एक चीनी कंपनी ने भी अच्छा खासा निवेश कर रखा है। यही शुनवेई चाइनीज कंपनी शियाओमी से भी रिलेट करती है। हालांकि कू ऐप के फाउंडर्स ने अपनी सफाई में बताया कि शुनवेई ने अपने सारे शेयर्स बेच दिए, जिसके चलते कू अब एक कंप्लीट इंडियन ऐप है। लेकिन तब तक लोगों की नजर में कू ऐप को लेकर वो सम्मान नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। हालांकि इस वक्त तक कई यूजर्स ने कू को छोड़ने का मन जरूर बना लिया था और यही बात फिर आगे जाकर कू के पतन की एक अहम वजह में से एक बनती है। जैसा कि हमने जाना, दिसंबर 2022 और 2023 आते आते कू के बुरे दिन शुरू हो गए। लेकिन उसे इस्तेमाल करने के लिए हमें पहले कू का बिजनेस मॉडल समझना होगा। कू का बिजनेस मॉडल एक प्लेटफॉर्म बेस्ड मॉडल था। कू मूल रूप से कंटेंट रीच, प्रमोटेड यूजर अकाउंट्स और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन से पैसा कमा रहा था। इसके अलावा कू अपने प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइजिंग मॉडल भी एक्सप्लोर करने वाला था। लेकिन कू कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाया क्योंकि कू के फेल होने के पीछे उसका फेलियर बिजनेस मॉडल ही जिम्मेदार है। 2022 के अंत में कू पर सबसे पहला खतरा आया जब ग्लोबल स्टार्टअप फंडिंग एनवायरनमेंट एकदम स्लो हो गया, जिसके चलते कई भारतीय स्टार्टअप्स को बंद भी करना पड़ा और यहाँ तक कि एक्सपेंसेस को कम करने के लिए निवेशकों ने कहा, जिसके चलते कई सारे कर्मचारियों को ले ऑफ करना पड़ा। अब ये साल कू ने अपने कर्मचारियों से 5% कर्मचारियों का ले ऑफ कर दिया। बाजार में मंदी आने की वजह से कू के फंडिंग में भी प्रॉब्लम आने लगी थी। कू के फाउंडर्स को ये आशा थी कि मार्केट ऊपर जाएगा और ये मंदी का दौर जल्द ही निकल जाएगा, उन्हें फिर से फंडिंग मिलेगी। लेकिन निवेशकों का ये कहना था कि फाउंडर्स को ऐप के मोनेटाइजेशन पर फोकस करना चाहिए। इन्वेस्टर्स के मुताबिक टेक और मार्केटिंग में पैसा खर्चा करने के बजाय ऐप से पैसे आना भी चाहिए, यानी कि मोनेटाइजेशन से रिटर्न भी आना चाहिए। लेकिन भारत जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में किसी भी प्लेटफॉर्म के चार्ज कितने रखे जाएं, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। ऐसे में कू के फाउंडर्स ने ऐप पर लॉयल्टी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया, जिसमें जो यूजर्स ऐप पर ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे उन्हें कॉइन्स दिए जाते थे। इसके अलावा मोनेटाइजेशन के लिए कू ने प्रीमियम फीचर्स भी पेश किया था, जिसमें यूजर्स अपने सब्सक्राइबर्स को एक्सक्लूसिव कंटेंट ऑफर कर सकता था। लेकिन कुल मिलाकर कू के ये सभी प्लान्स धूल में मिल गए, क्योंकि जुलाई 2022 में जहां 9.4 मंथली यूजर्स एक्टिव थे,
जो फरवरी 2023 में 3.5 मिलियन हो गए, मार्च में 3.2 मिलियन हो गए और अप्रैल 2023 में 3.1 मिलियन तक गिर गए। और ये संख्या फरवरी 2024 आते आते 2.7 मिलियन तक घट चुकी थी। कू के इस डीप फॉल ने न सिर्फ कंपनी को बल्कि पूरे के पूरे देश को शॉक्ड कर दिया था। कू के कुछ पूर्व कर्मचारियों का ये तक कहना था कि कू एंटी ट्विटर सेंटिमेंट्स को कैपिटलाइज ही नहीं कर पाया और ना ही बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह एंगेजमेंट और रीच ला पाया। कई कर्मचारियों का कहना था कि कू के फाउंडर्स में फोकस की कमी थी। कभी वो ट्विटर को कॉपी करके उसकी तरह बनना चाहते थे, कभी इंस्टाग्राम की तरह बनना चाहते थे। इसमें भी बड़ा पॉइंट ये है कि कू ऐप ट्विटर की तरह हेटफुल कमेंट्स हटाने में भी असफल रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी 2024 में कू ने अपने प्लेटफॉर्म से सिर्फ 23 यानी कि 23 हेटफुल पोस्ट ही रिमूव किए थे और हेटफुल पोस्ट करने वाले अकाउंट्स पर कोई एक्शन भी नहीं लिया गया। विशेषज्ञों के मुताबिक कू ज्यादा राइट विंग वाला ऐप बन गया और ऐप पर राइट विंग अकाउंट्स का ही डोमिनेंस था। कू के डाउनफॉल की रिपोर्ट में फाउंडर वेदावत्का का कहना था कि 2023 साल स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए सबसे कठिन साल रहा। ऐसे में फाउंडर्स पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर रहे थे ताकि किसी बड़े इन्वेस्टर या प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर कू को स्केल किया जा सके। कई पोटेंशियल डील्स में से एक डेली हंट के साथ कू को मर्ज करने की प्लानिंग चल रही थी या फिर सेल करने की बात चल रही थी, लेकिन बातचीत विफल होने की वजह से ये सौदा नहीं हो पाया, जिसके चलते कू को शटडाउन करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा। कू फाउंडर राधा कृष्णन का कहना है कि अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो सोशल मीडिया या फिर एआई की फील्ड में ग्लोबल जायंट के साथ कंपटीशन कर पाए तो उसके लिए बहुत सारे कैपिटल यानी कि पैसों की जरूरत होती है। कू जैसे स्टार्टअप में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहिए और ऐसे प्लेटफॉर्म से जल्दी रिटर्न पाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कू के इन्वेस्टर्स ने सिर्फ 2 से 3 साल में ही मोनेटाइजेशन और रिटर्न के चक्कर में फंडिंग रोक दी, जिसके चलते कू ठीक से अपने ऑपरेशंस नहीं कर पाया और ना ही ज्यादा मार्केट कैप्चर कर पाया, जिसके चलते अब इसे बंद करने तक की नौबत आ गई। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में कू ने सिर्फ 8 लाख और फाइनेंशियल 2022 में 14 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया था। ऊपर से 2021 से 2022 आते आते कू के घाटे 460% तक बढ़ चुके थे, यानी 460%। यानी 2021 के 35 करोड़ का नुकसान 2022 आते आते 197 करोड़ हो चुका था, 197 करोड़। इतने बड़े नुकसान के साथ कैसे कोई प्लेटफॉर्म ट्विटर जैसे सोशल मीडिया दिग्गज से कॉम्पीट कर पाता? और कुछ इस तरह से जून 2024 में कू के दोनों फाउंडर्स ने आखिरकार कू को शट डाउन करने का डिसीजन ले लिया। ये कहते हुए छोटी पीली चिड़िया अपना अंतिम अलविदा कहती है। कू की इस राइज एंड फॉल वाली केस स्टडी से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी स्टार्टअप को सक्सेसफुल होने में सस्टेनेबल ग्रोथ, इफेक्टिव मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजीज और मार्केट कंडीशन के हिसाब से चेंज करने की एडेप्टेबिलिटी होना जरूरी है। कू के फेलियर की ये कहानी हमें सिखाती है कि हर स्टार्टअप को इंडियन मार्केट की डीप अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, तभी वो मार्केट में टिक सकते हैं। जैसे जैसे देश में इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे फ्यूचर में और भी कई सारे नए प्लेयर्स जरूर आएंगे, लेकिन उन्हें कू की गलतियों से सीख लेना चाहिए। कू की केस स्टडी हमें स्टार्टअप की एक कॉशनरी स्टोरी बताती है। कू को स्टार्टिंग में जो सपोर्ट और ग्रोथ मिली थी और जिस तरह से उसे प्रमोट किया गया, उससे हम ये कह सकते हैं कि होम ग्रोन स्टार्टअप में पोटेंशियल तो डेफिनेटली है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें यह भी जानना चाहिए कि उस स्टार्टअप को इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में सक्सेसफुल करने के लिए सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल और उसकी पोटेंशियलिटी को देखने के लिए मार्केट की समझ होना भी जरूरी है। आपको कू की ये केस स्टडी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।